हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ बहुत ही शानदार हो, जानदार हो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 34, जो कि आज करंट अफेयर की 5 अक्टूबर 2023 की क्लास होने वाली है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, मैं आज जैसे आपके लिए ओनली फॉर ऑप्शन और क्वेश्चन ही लेके आ रहा था, परंतु आज तो नहीं है। और कल जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन और आंसर ही डायरेक्ट लेके आऊँगा। तो मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा किसी घटिया प्राणी से भी मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। यानी शिक्षा किसी भी घटिया प्राणी से मिले, अपने को किसी से भी मिले तो लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, शिक्षा ले लेनी चाहिए मेरे को। मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये कैटालिन कारिको और विस्मैन को प्रदान किया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो ये हो गया कैटालिन कारिको और विस्मैन, इन दोनों को भी हाल ही में प्रदान किया गया है। इनके बारे में थोड़ी डिटेल हम जान लेते हैं। जो ये है कैटिलिना कारिको, ये हंगरी के रहने वाले, और विस्मैन है यूएसए के रहने वाले। और इनको किसके बारे में मिला? अभी एमआरएनए जो कोविड-19 से संबंधित वेरिएंट है उसकी खोज के लिए जो मेडिसिन इन्होंने तैयार की है उसके लिए इनको मिला है। इसको याद करने की भी मैं ट्रिक लेके आया हूँ, जो कि इनको हम आराम से याद कर सकते हैं। मेरी विस्की को भूखा काका दवाई में मिला के पी गया। यानी मेरी विस्की, जो हम विस्की पीते हैं उसको भूखा काका, काका भूखा का मतलब भूख लगी हुई हो, और काका हमारे राजस्थान में अंकल को काका बोलते हैं। तो उससे मैं ये ट्रिक लेके आया हूँ। मेरी विस्की को भूखा काका दवाई में मिला के पी गया। मेरी को मतलब यूएसए, विस्की का मतलब विस्मैन, और भूखा का मतलब है हंगरी, भूख हंगरी। काका का मतलब कैटिलिना कोरिको, और दवाई का मतलब मेडिसिन। तो इससे आपको यानी जो देश है वो भी याद रह जाएंगे, और किसको मिला किसके अंदर ये भी याद रह जाएगा। अब हम चलते हैं मेडिसिन यानी कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। ये पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में मिलते हैं, जो कि इनमें 5 पुरस्कार है वे स्टॉकहोम स्वीडन में मिलते हैं, जबकि एक शांति वाला पुरस्कार है वो ओस्लो की राजधानी नॉर्वे में मिलता है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से पुरस्कार है, कहाँ कहाँ किस किस को मिला है, 1-2 बार के हम चर्चा कर लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान। इन 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार हमारे को दिया जाता है। और इसके अलावा सबसे पहले भारत के अंदर नोबेल पुरस्कार साहित्य के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर मिले थे, और सीवी रमन जी को भौतिकी विज्ञान के अंदर 1930 में मिला था। हरगोविंद राम खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 के अंदर मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में मिला था। और अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1988 को मिला था। और श्री वेंकट रमन रामाकृष्णन को रासायनिक के क्षेत्र में 2009 में मिला था। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी की है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, जो ये जारी करने वाली संस्था होगी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, और इसकी स्थापना 1969 के अंदर हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क USA के अंदर स्थित है। अब इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। अधिकांश दक्षिणी राज्यों का हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे चुनिंदा उत्तरी राज्यों में पहले से ही बुजुर्ग आबादी का हिस्सा राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह अंतर 2036 तक बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों में 60 वर्ष की महिलाओं
की जीवन प्रत्याशा 20 वर्ष से अधिक है। भारत में बुजुर्ग आबादी का एक बड़ा हिस्सा महिलाएं होगी। देख लो, सबसे ज़्यादा हिस्सा यानी बुजुर्ग सबसे ज़्यादा महिलाएं होगी। भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 60 वर्ष की आयु के बाद 19 वर्ष अधिक है, यानी पुरुषों से 19 वर्ष इनकी आयु प्रत्याशा अधिक है, जबकि पुरुषों की तुलना में 17.5 वर्ष अधिक है। विभिन्न राज्यों के बीच आयु संरचना और जनसंख्या वृद्धि दर में काफ़ी विभिन्नता है, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भिन्नताएँ हैं तुलना में। अच्छा, यहाँ से कर लेते हैं। भारत में बुजुर्गों की आबादी 2036 तक बढ़कर 22.7 करोड़ हो जाएगी, जो कुल आबादी का 14.9% होगी। सदी के अंत तक भारत की कुल आबादी में बुजुर्गों की संख्या 36% की अधिक होगी। वर्तमान अनुमानों से पता चलता है कि 2046 तक भारत में बच्चों 0 से लेकर 15 वर्ष की आयु की तुलना में अधिक बुजुर्ग लोग होने की संभावना है। 15 से 39 वर्ष की आयु वाले की आबादी हिस्सेदारी 2045 तक गिरावट देखी जाएगी। 2022 और 2050 के बीच 80 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी लगभग 279% की दर से बढ़ेगी, यानी कि 2022 से 2050 तक 80 साल वालों की आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 279% तक इनकी आबादी बढ़ेगी। तो आने वाले समय बुजुर्ग ज़्यादा होने वाले हैं और युवा कम होने वाले। अभी भारत में युवा सबसे ज़्यादा है, जबकि आने वाले टाइम युवा कम होंगे। भारत में 40% से अधिक बुजुर्ग सबसे गरीब संपत्ति वर्ग में आते हैं। 18 से 60% बुजुर्गों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, यानी कि बुजुर्ग है उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, वो गरीब है। और आने वाले टाइम आप देख सकते हो बाहर कहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में योंगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो ये भी हाल ही में याओगन जो ये है ना, हाल ही में याओगन 33 उपग्रह जो जासूसी उपग्रह है, ये चीन ने लॉन्च किया है। जो याओगन उपग्रह है वो दोस्तों, एक सेकंड, हाल ही में याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो याओगन 33 ये चीन ने लॉन्च किया अभी हाल ही के अंदर। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इसने गोबी के मरुस्थल से इसको लॉन्च किया है, और जो लॉन्च करने वाला व्हीकल है वो है लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट है ना, उससे लॉन्च किया। लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया। ओपेक जो जासूसी उपग्रह वो किसने लॉन्च किया? तो ओपेक जासूसी उपग्रह इजराइल ने लॉन्च किया है। मुद्रा राक्षस ये है एक जासूसी ग्रंथ है, ये किसने लिखा? तो ये विशाख दत्त ने लिखा है। दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन के साथ आपके लिए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन लेके आता हूँ, पर अभी आगे आने वाले 2-3 दिनों के लिए मैं एक क्वेश्चन में एक ही लेके आऊँगा, केवल ऑप्शन। और ये जिस प्रकार से दिया हुआ है, हाल ही में याओगन 33 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो चीन ने। मैं इतना ही लेके आऊँगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम का अभाव है दोस्तों, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि क्लास तो मैं मिस नहीं करूँगा बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ICC, BCCI और UNICEF ने पहल कहाँ सॉन्ग की CRIO फॉर गुड पहल कहाँ लॉन्च की है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किए इन्होंने गुजरात के अंदर। गुजरात में जो ICC है, BCCI है और UNICEF जो इनकी अभी हाल ही में मीटिंग हुई है, उसके अंदर ये जैसे ICC है, BCCI है, UNICEF और शिक्षा मंत्रालय, इन्होंने मिलकर ये पहल योजना स्टार्ट की है। गुजरात के अहमदाबाद जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ पर ये स्टार्ट की है। 1000 बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देने के मामले में ये हुई है स्टार्ट, जो कि इसमें कोई भी लैंगिक भेदभाव भी नहीं होगा, बराबर लड़कियां और लड़के होंगे। और 8 मॉडल होंगे इसके अंदर, 3 भाषाओं में होंगे, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, ये तीनों भाषाओं में होंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉपी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉपी दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें दोस्तों ऑप्शन शायद तक नहीं, 5 अक्टूबर नहीं, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है ये कॉपी दिवस। अच्छा, 1 अक्टूबर को कॉपी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत है ना जो हुई है 1 अक्टूबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई। IOC इंटरनेशनल कॉपी दिवस जो ICO इंटरनेशनल कॉपी संगठन है, तो उसकी स्थापना हुई थी 1963 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। UK लंदन के अंदर जो इंटरनेशनल कॉपी संगठन है उसका हेडक्वार्टर है। और सबसे ज़्यादा कॉपी कहाँ होती है भारत में? तो सबसे ज़्यादा केरल में होती है, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है और दूसरे नंबर पर केरल है। 70% जो कॉपी है जिसमें भारत में होती है कॉपी, 70% कॉपी एबेस्ट्रा कॉपी है वो भारत के अंदर होती है। 5वां विश्व में कॉपी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2023 में अभी भारत के अंदर हुआ है, जो कि भारत के बेंगलोर के अंदर हुआ है। इसके ब्रांड एम्बेसडर जो अपने टेनिस के खिलाड़ी रोहन बोपन्ना वो है। सबसे ज़्यादा कॉपी ब्राज़ील में होती है और कॉपी बागान के नाम से जो कॉपी के बागान होते हैं उनको फजेंटा कहते हैं। कॉपी बंदरगाह के नाम से सेंटोस प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 19वीं एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अभी हाल ही में जो जीतने वाले हैं वो है अपने पारुल चौधरी है, इसने अभी हाल ही में जीता है। तो ऑप्शन नंबर जो एशियाई खेल है इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता रखे हैं कौन कौन कहाँ पर है। तो दोस्तों मैं आज आपको उतना डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके दवजवा कौन कौन है, कहाँ कहाँ हुआ है, वो सभी मैंने आपको बता रखा है। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में KVIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन अभी हाल ही में IIT दिल्ली के अंदर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो ये भी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा। और दोस्तों 1 मिनट मेरे को डाउट लग रहा है, इसका मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों, इसका नई दिल्ली ही आंसर होने वाला है। और अब क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड, ये पेज ऐड हो गया। हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो उप नौसेना के उप प्रमुख पद पर अभी हाल ही में ये तरुण सोबती है, इनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। नौसेना का उप प्रमुख पद पर तरुण सोबती को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में शेफ अंडर-90 चैंपियनशिप व हाल ही में शेफ अंडर-90 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो शेफ अंडर-90 चैंपियनशिप का आयोजन अभी हाल ही में नेपाल के अंदर हुआ है और इसमें विजेता भारत हो गया, उप विजेता जो है पाकिस्तान हो गया। दोस्तों इसके अंदर क्या है, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है क्वेश्चन को पढ़ने में। हाल ही में शेफ अंडर-90 चैंपियनशिप का आयोजन, यहाँ पर का लिखा होना चाहिए, लिखा नहीं है, तो ये मैं लिख देता हूँ का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नेपाल में। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑलवेज कीप स्माइल। और आशा करता हूँ आप बहुत ही अपनी तैयारी शानदारी से कर रहे हो। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप